वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स में डायनेमिक्स के पार्ट के ऊपर, और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था। इसके अंदर लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी, अर्थात स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग एंड साथ ही त्वरण अर्थात इनके एसिलरेशन। ये टॉपिक अपन ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसमें अपने पास जो टेंजेंशियल एसिलरेशन आया था, टेंजेंशियल एसिलरेशन, वो टेंजेंशियल एसिलरेशन हमें क्या मिला था, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण हमें मिला था v dv अपॉन ds। ठीक है, या आप इसको d2x अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर? या आप इसको d2v अपॉन d2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर सभी? सॉरी, dv अपॉन dt, या आप इसको dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसको चेंज हमने किस प्रकार से, ये हमें सिंस v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होता है, एसिलरेशन। ठीक है, और विस्थापन में परिवर्तन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ये v का मान जब आप यहां रखते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाता है। क्लियर सभी को? अब यहां पे आओ वापस, एंड dv अपॉन dt बराबर, यहां से मैं इसको ऊपर नीचे अगर s से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं s से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना ये मेरे पास मिलेगा dv अपॉन, इसको इसके साथ ले देता हूं ds, और ds अपॉन dt। ds अपॉन dt का मतलब यहाँ देखो जो डिस्टेंस है वो इसने s ली है। ठीक है, तो ds अपॉन dt का मतलब क्या होता है, v होता है, तो v dv अपॉन ds। इस प्रकार ये एसिलरेशन के आपको 3 फॉर्मूले मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कौन सा काम में लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें नॉर्मल एसिलरेशन। नॉर्मल एसिलरेशन यानी कि अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण क्या बताया था मैंने आपको, बताया था v स्क्वायर अपॉन रो। रो क्या था यहाँ, कर्वेचर रेडियस था। ठीक है, जिसका मान होता है ds अपॉन डी साई। रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साई। यहां तक की बात अपन ने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, अब अपने आगे की क्लास में बढ़ते हैं अपन और लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस का पार्ट। ठीक है, इसका इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक रह जाता है। अब इसके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 2 क्लास में इसके अपन सारे कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि आई स्टडी ऑनलाइन पर, आई स्टडी ऑनलाइन जो ऐप है आपका, उस पर कंटिन्यू रूप से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की सारी क्लासेस चल रही है। चाहे आप कोई भी मीडियम के हो, ठीक है, हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे पीसीएम के हो, चाहे सीबीजेड के हो। ठीक है, सीबीजेड की क्लासेस भी चल रही हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे कोई से भी यूनिवर्सिटी के हो, राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासें अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे चल रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करो। ठीक है, एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले आपका कंप्लीट कोर्स भी करवा दिया जाता है हर बार की तरह। ठीक है, कोर्सेज की प्राइस आपको पता है कुछ भी नहीं है, 181 रुपीज़ है, जो पूरे एनुअली है। एनुअली मतलब जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म ना हो। ठीक है, टिल एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहती है, कितनी भी बार आप इनके देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अपना क्वेश्चन का पार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, मोस्ट ऑफ देखो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होती है। एग्जाम्पल्स आप खुद से करने का प्रयास करें, या कोई एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं खुद से यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेते हैं पहला, ए पॉइंट डिस्क्राइब्ड, ए पॉइंट डिस्क्राइब द साइक्लोइड, describe the cycloid S बराबर 4a sin psi with uniform speed v, with uniform speed v, इसमें दिख रही है क्या ये लाइन? हाँ, with uniform speed v, find its acceleration, find its acceleration at any point, its acceleration at any point. Also prove that the square, also prove that the square, also prove that the square of the normal acceleration of the normal acceleration of the normal acceleration at any point varies, at any point varies inversely as the distance, inversely as the distance from, is the distance from the base of the cycloid, the base of the साइक्लोइड। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल में रहती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की, किसी भी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत ना हो उस वजह से। तो एक बार हिंदी मीडियम वाले लिख लो, एक कण चक्रज s बराबर 4a sin psi में एक समान वेग से चलता है। ये क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल, आपके पास कोई कण है, वो किसी चक्रज, ठीक है, साइक्लोइड, किसी साइक्लोइड में एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है। किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को इस क्वेश्चन को यहीं तक देखना है, यहां तक, फिर आगे ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले ध्यान से देखना ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। पहले आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझने का प्रयास करो। जब तक आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे, आप डायनेमिक्स या मैकेनिक्स के पार्ट को, एक पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट रहता है ये, ठीक है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स को जब तक आप अच्छी तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आप उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज को पहले समझने का प्रयास करो कि आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है। ठीक है, ये बोल रहा है आपके पास कोई साइक्लोइड है, ये साइक्लोइड आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, फिर वापस, ठीक है, इस प्रकार से ये साइक्लोइड चलता जाता है। तो साइक्लोइड का एक हिस्सा मैंने उठा लिया। ठीक है, इस साइक्लोइड का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो ये यहां होता है। ये क्या होता है, इस साइक्लोइड का बेस होता है, यानी कि आधार होता है। क्लियर। मैं मान लेता हूं इस साइक्लोइड के ऊपर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट बोल रहा है, यहां कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं XY। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो मेरी कितनी है साहब, X है। ठीक है, इसी प्रकार यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है, Y है। कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, ठीक है, अरे कोऑर्डिनेट का मतलब यही तो होता है। XY का मतलब X एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, X है, और Y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, Y है। क्लियर। इस प्रकार से मैंने ये पार्टिकल ले लिया। अब क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, v है, जो कैसी है, एक समान है। एक समान होने का मतलब है कांस्टेंट है। ठीक है, एक समान होने का मतलब कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, यहां से देखो आपका ये जो पार्टिकल है, इस पे आप अगर एक
टेंजेंट लेते हो, ठीक है, इस पार्टिकल पे आप टेंजेंट लेते हो यानी कि एक स्पर्श रेखा लेते हो, तो आप किस प्रकार से लोगे? ये इस प्रकार से आपने स्पर्श रेखा ले ली, ठीक है, इस पार्टिकल पी पे। तो स्पर्श रेखा के जो अनुदिश, स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? स्पर्श रेखीय वेलोसिटी, यानी कि टेंजेंशियल, टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल, ठीक है। और इसके जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल वेलोसिटी, यानी कि अभिलंबिक, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में कौन सी होगी? टेंजेंशियल, ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखीय, और ये अभिलंबिक। ये बता दी थी मैंने लास्ट क्लास में आपको। अब भाई साहब ध्यान से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस डायग्राम पे दोबारा चलो, ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब इस पे दो वेलोसिटी काम कर रही है, क्योंकि जो आपका पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी और आगे की तरफ भी। दिख रहा आपको, देखो, ठीक है, दिख रहा आपको, दोनों का मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अब एक चीज देखना, इसने ये वेलोसिटी क्या बोली है? यूनिफॉर्म बोली है, ठीक है। v क्या बोला है? यूनिफॉर्म बोला है, मतलब एक समान बोला है। अब एक समान का मतलब क्या हो गया भाई साहब? एक समान का मतलब कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट भी है, लेकिन यहां दो वेलोसिटीज है। कौन सी? एक तो नॉर्मल है और एक टेंजेंशियल है। एक तो नॉर्मल वेलोसिटी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कौन सी वाली वेलोसिटी इसमें एक समान है? दोनों तो एक समान हो नहीं सकती, तो कौन सी वाली इसमें एक समान है? यूनिफॉर्म कौन सी वाली है? तो भाई साहब यूनिफॉर्म वाली तो हमेशा टेंजेंशियल ही हो सकती है। जो परपेंडिकुलर वाली, इस वाली जो डायरेक्शन है इसके जो लंबवत दिशा में है वो कैसे होगी? क्योंकि इस डायरेक्शन, इस जो परपेंडिकुलर साइड है इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब जो वेलोसिटी है वो एक समान नहीं है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वही क्या होगी? सिर्फ यूनिफॉर्म होगी। नॉर्मल वाली कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब कभी भी वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है, मतलब एक समान हो सकती है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती। यानी कि सिंस इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड क्या दिया हुआ है? साइक्लॉइड का इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है? S बराबर 4a साइन साइन। ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? ये दोस्तों ध्यान रखना, एक नाम सुना होगा आपने, इंट्रिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, जो आपके कैलकुलस में चलती है, ठीक है। कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन का पार्ट आपका आता है उसमें ये इक्वेशन चलती है, इंट्रिस्टिक इक्वेशन, यानी कि इसको बोलते हैं अपन नेज समीकरण, वक्र का नेज समीकरण। और ये नेज समीकरण क्या होता है? जो एक ऐसी इक्वेशन जो आपको एस और साई के अंदर रिलेशन देती है वो आपकी क्या कहलाती है? इंट्रिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, यानी कि नेज समीकरण कहलाती है। मतलब जो कर्व आपका एस और साई के अंदर है, जो कर्व आपका एस और साई के अंदर है, वो कर्व आपका वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? वो इक्वेशन आपकी इंट्रिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, यानी कि उस कर्व की नेज समीकरण आपकी कहलाती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? सिंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, और वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। कैसी है? यूनिफॉर्म है, अर्थात एक समान है। ये कैसी है? एक समान है। एक समान है इसका मतलब देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? अरे जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि स्पर्श रेखीय वेग जो है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो कैसी है आपके पास?
कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो सकता, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या कहता है? एक्सीलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है? त्वरण होता है। यहां वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि वेग तो कांस्टेंट है, वेग कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अतः हम क्या कहेंगे यहां सिर्फ देयरफॉर ओनली नॉर्मल एक्सीलरेशन आर एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि सिर्फ जो अभिलंबिक त्वरण होगा वही क्या होगा? यहां एग्जिस्ट होगा। अर्थात एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी, हमें यही तो पूछा है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट। हमने वो पॉइंट क्या माना है? पी माना है। तो एक्सीलरेशन एट पॉइंट इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सीलरेशन एट पी। ठीक है, यही होगा, यानी कि बिंदु P पर त्वरण बराबर क्या होगा? बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण होगा। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, बिंदु P पर त्वरण बराबर बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण, यही स्थिति बनेगी। अब मतलब इस बिंदु P पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कौन सा होगा? अभिलंबिक होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब यहाँ टेंजेंशियल तो जीरो हो गया। ठीक है, टेंजेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब कौन सा होगा? सिर्फ अभिलंबिक होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है अपने पास v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास? v स्क्वायर अपॉन रो होता है। एंड रो बराबर अपने पास क्या होता है? ds अपॉन डी साइन होता है। अब सिंस s बराबर मुझे दिया हुआ है, s बराबर क्या दिया हुआ है? 4a साइन साई, 4a साइन साई। यहां से आप साइन के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो ds अपॉन डी साइन बराबर क्या हो जाएगा? 4a कोस साइन। और ds अपॉन डी साइन क्या होता है? रो होता है। रो का मैं ये मान यहां रख देता हूं, तो देखना मेरे पास बनेगा v स्क्वायर अपॉन 4a कोस साइन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। आगे चलते हैं, इधर वाला मैं मिटा देता हूं। एक बार साइड में इसको आप सभी नोट कर लो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की एक ये मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं कि सर एक बार लिखने के बाद थोड़ा साइड में हो जाए, 2 मिनट हम लिख ले। ठीक है, जब मैं साइड में होता हूं, ठीक है, अभी साइड में हूं, तो आप इसका है ना पॉज करके फिर एक बार आप इसको नोट कर लिया करो, ताकि आपको कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, वरना अगर ये रहोगी कि चलती क्लास में नोट करते रहें तो इतना समय थोड़ी ना मैं साइड में खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, डायग्राम अभी हमारे काम में आएगा, इसलिए इसको नहीं मिटाते हैं। अब देखो यहाँ तक आ गया, बराबर ये आ गया अपने पास v स्क्वायर अपॉन 4a कोस साइन। अब v स्क्वायर अपॉन इसका लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन। एक ही बात है, अंडर रूट में लेकर स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16a स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है, या 4a को छोड़ के कोस स्क्वायर पे लेना था, तो v स्क्वायर अपॉन 4a अंडर रूट कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन भी लिख सकता हूँ। क्लियर। अब सिंस s बराबर क्या था? 4a साइन साइन, यहाँ से आपके पास साइन साइन बराबर कितना मिला? s अपॉन 4a। ठीक है, ये साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, तो v स्क्वायर अपॉन 4a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन की जगह s स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि 16a स्क्वायर। ठीक है, 16a स्क्वायर आप यहाँ से एलसीएम ले लो। ठीक है, तो आपके पास बचेगा v स्क्वायर अपॉन 4a, तो 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर बाहर आएगा तो 4a से 4a कैंसिल, तो v स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। ये क्या होगा आपके पास? इस पॉइंट P पर एक्सीलरेशन होगा।
ठीक है, पहले पार्ट में आपको यहां तक यही फाइंड करना था। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पता लगाई। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में क्या आ रहा है कि अपन इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्या। कई स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि इतना समझने का प्रयास कहाँ जरूरत पड़ी, डायरेक्ट एसिलरेशन निकाल देते। लेकिन डायरेक्ट एसिलरेशन कैसे निकाल देते आप, दो एसिलरेशन काम करते हैं, एक तो टेंजेंशियल करता है, एक नॉर्मल करता है, यानी कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक दोनों काम करते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना निकालोगे आप, दोनों का परिणामी रिजल्टेंट थोड़ी ना निकालोगे। यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो आपका टेंजेंशियल वाला पार्ट है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला एक समान है। अब एक समान कौन सा वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ किसी को भी जीरो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ऑल्सो प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल एसिलरेशन एट द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट P के ऊपर कह रहा है कि जो नॉर्मल एसिलरेशन होगा इसका जो स्क्वायर होगा इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लोइड। ये कह रहा है कि इस साइक्लोइड के बेस से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कह रहा है, ये देखो मैं हिंदी में मीडियम कर देता हूं कि साथ हिंदी मीडियम वालों की रिपीट कर रहा हूं, साथ ही प्रूफ कीजिए। ठीक है, साथ ही प्रूफ कीजिए कि चक्रज से आधार तक किसी बिंदु के, चक्रज से आधार से किसी बिंदु तक की दूरी अभिलंबिक त्वरण के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात आपको इसमें सिद्ध करना है नॉर्मल एसिलरेशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लोइड। अब एक चीज देखो, यानी कि अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चक्रज के आधार की किसी बिंदु तक। ठीक है, ये किसी पॉइंट तक बोल रहा है। ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है, किसी बिंदु तक बोल रहा है। ठीक है, मतलब यहां तक कि आपको यहां से, ये चक्रज का क्या होता है, आधार होता है। साइक्लोइड का जो बेस होता है वो ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लोइड के बेस से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a। ठीक है, ये कितनी होती है, 2a होती है। ये चीज ध्यान रखना आप, जो बेस से ओरिजिन के बीच, जो इसके बेस से ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ये चीज ध्यान रखना। तो मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी साहब। ठीक है, यहां तक की। ठीक है, यहां पॉइंट लिया है ना, ये रहा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपन ने क्या ली है, y ली है, और टोटल दूरी कितनी है, 2a है। तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी बचेगी, 2a माइनस y तो बचेगी, यही बचेगी अपने पास, 2a माइनस y। यानी कि आपको प्रूफ करना है नॉर्मल एसिलरेशन का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2a माइनस y। ये चीज आपको इसमें प्रूफ करनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। अब ये चाहिएगा हमें। अब देखो, सिंस अपने पास ये किसी पॉइंट पे त्वरण आया है, और यही क्या है अपने पास, नॉर्मल त्वरण भी है, यानी कि अभिलंबिक त्वरण भी है, यानी कि नॉर्मल एसिलरेशन भी है। ठीक है, तो सिंस नॉर्मल एसिलरेशन अपने पास आया, ये v स्क्वायर था या v था, ध्यान नहीं है, v अपॉन √16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये v स्क्वायर था यहाँ या v था। ठीक है, ये v स्क्वायर था अपने पास, ये अपने पास v स्क्वायर था। अब देखो, सिंस इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड, यानी कि चक्रज का समीकरण, तो ध्यान रखना चक्रज का जो समीकरण होता है वो होता है s स्क्वायर बराबर 8ay।
ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो साइक्लोइड होता है ये आपको कैलकुलस के पार्ट में मिलती है, जो मैंने बताया था ना आपको, ये सारी इक्वेशंस आपको कहाँ मिलती है, साइक्लोइड आपको कहाँ मिलता है, ये कैलकुलस में मिलता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर बराबर 8ay ये किसका इक्वेशन होता है, ये चक्रज का यानी कि साइक्लोइड का इक्वेशन होता है। ठीक है, एस स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो नॉर्मल एसिलरेशन का स्क्वायर बराबर v की पावर 4 अपॉन अंडर रूट हट जाएगा अब, तो 16a स्क्वायर माइनस 8ay। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखो 8a कॉमन ले लो, तो v की पावर 4 अपॉन 8a कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 8a, बाहर चला गया तो यहां बचेगा 2a माइनस वाई। अब मुझे बताओ ये v क्या है, स्पर्श रेखीय वेग, जो कैसा है, कांस्टेंट है। v क्या है, यहाँ स्पर्श रेखीय वेग है यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो कैसी है, कांस्टेंट है। और 8ab क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, मतलब v की पावर 4 अपॉन 8a ये पूरा का पूरा कैसा है, कांस्टेंट है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्मल एसिलरेशन का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2a माइनस वाई। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये तो छोटा सा था, जो आपके पास एसिलरेशन आया था उस एसिलरेशन में एस स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखनी थी, स्क्वायर करना था, 8a कॉमन लेना था। ठीक है, बस यही आपका क्वेश्चन था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जो सारे क्वेश्चन में यही है कि आपने जो पीछे अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी, जो आर्टिकल्स पढ़े थे, वो आर्टिकल्स आपको अगर पूरे अच्छी तरीके से क्लियर है तो आपके क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व a particle describe a curve for which as for which a s and psi vanish simultaneously with uniform velocity v if the acceleration at point at any point is v square c upon s square plus c square, find the intrinsic equation of the curve। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, ये कह रहा है एक कण एक वक्र में, ठीक है, एक कण एक वक्र में जिसमें s और साई एक साथ शून्य होते हैं। इसका मतलब है s बराबर 0 और साई बराबर 0, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ 0 होते हैं। जब साई 0 होता है, जब s 0 होता है तभी क्या होता है, साई 0 होता है, और जब साई 0 होता है तभी क्या होता है, s 0 होता है। ये कह रहा है कि दोनों एक साथ 0 होते हैं। ठीक है, इस लाइन फॉर विच ए एस एंड साई वेनिश साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या होता है कि s और साई दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ 0 हो रहे हैं। आगे चलते हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है, एक समान। ये कह रहा है कि एक कण एक वक्र में जिसमें s और साई एक साथ शून्य होते हैं, अचर वेग v से चलता है। ठीक है, कोई वक्र दिया हुआ है, किसी वक्र में कोई पार्टिकल चल रहा है और किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, और वेग कैसा है, कांस्टेंट है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण, ये बोला किसी पॉइंट पे उसका जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो ये दिया हुआ है, तो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है।
ठीक है, इसकी इंटरेस्टिंग इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। अब वही चीज सेम पूरा का पूरा पीछे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पीछे वाला है। देखो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इस बार ये किसी अपन के को कोई वक्र नहीं दिया, अपन तो ऐसे ही नॉर्मली मान लेते हैं, अपन जस्ट ऐसे इमेजिन कर लेते हैं ये कोई वक्र आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस वक्र पे कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, इस वक्र पे क्या है, कोई पार्टिकल चल रहा है। यहां से इसने चलना प्रारंभ किया और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैं मान लेता हूं कुछ समय में यहां इस बिंदु P पर ये पहुंच जाता है, ठीक है, इस बिंदु P पर पहुंच जाता है। ये कह रहा है कि v वेलोसिटी से चल रहा है और ये v कैसी है, एक समान है, यानी कि कांस्टेंट। अब वही बात यहां से स्पर्श रेखा लूंगा तो ये तो कौन सी हो गई, टेंजेंशियल हो गई। ये तो कौन सी वेलोसिटी हो गई दोस्तों, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, स्पर्श रेखीय वेग हो गया, ठीक है, स्पर्श रेखीय वेग। क्लियर। इसके जो परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी होगी, आपके नॉर्मल वेलोसिटी होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और इस बिंदु P पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है आपकी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो क्या होती है, अंडर रूट रिजल्टेंट एसिलरेशन निकाल रहे हैं, एसिलरेशन की बात चल रही है। रिजल्टेंट एसिलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एसिलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एसिलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल एसिलरेशन आपके पास होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्टेंट एसिलरेशन, ठीक है। इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट एसिलरेशन होगा वो ये होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हमें क्या दिया हुआ, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो क्या दी हुई है, कांस्टेंट दी हुई है। ध्यान रखना जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा कौन सी होगी, टेंजेंशियल होगी। सिर्फ यही डायरेक्शन कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि एसिलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। कोई एसिलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि वेग में चेंज हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप एसिलरेशन कहां से निकालोगे, ठीक है। अर्थात सिंस मुझे क्या दिया हुआ है, ds अपॉन dt बराबर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। क्योंकि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ds अपॉन dt होती है, ठीक है। और ये हमें कैसी दी हुई है, यूनिफॉर्म दी हुई है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, एक समान का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अर्थात ds अपॉन dt बराबर हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है। इसका एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। क्लियर कहानी। तो d2s अपॉन dt स्क्वायर यहां रखोगे तो 0, यानी कि आपको जो एसिलरेशन मिला किसी पॉइंट पर वो क्या मिला, अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो मुझे मिलेगा सर v स्क्वायर अपॉन रो। ये क्या मिला, किसी पॉइंट पर एसिलरेशन मिल गया, इस बिंदु P पर हमें एसिलरेशन मिल गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि इस बिंदु P पर आपको एसिलरेशन ये दिया हुआ है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इस पॉइंट P पर आपको एसिलरेशन ये दिया हुआ है जो किसके बराबर है, v स्क्वायर अपॉन रो के बराबर है। अर्थात आप लिख सकते हो v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर v स्क्वायर अपॉन रो। ये कहानी लिख सकते हो। अब देखो सिंस हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साइन होता है, ठीक है। तो यहां आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, v स्क्वायर से v स्क्वायर उड़ा दो तो इधर आपके पास बचेगा c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, यहां से आपके पास 1 अपॉन ds अपॉन डी साइन ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी साइन अपॉन ds। इस ds को इधर ले आओ तो c ds अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी साइन। अब देखो इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या करना, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस c, यही होता है। तो यहां आपके पास x की जगह क्या है दोस्तों, s है, तो s स्क्वायर और a की जगह आपके पास c स्क्वायर है, तो आपके पास 1 अपॉन c
एस अपॉन सी, ये इसको C1 नाम दे दो, ठीक है, कांस्टेंट को। तो यहाँ से देखो इसका जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, ये C तो ऑलरेडी है, फिर 1 अपॉन सी, फिर टेन इनवर्स एस अपॉन सी प्लस C1 उधर जोड़ देते हैं, बराबर इसका हो जाएगा साइन प्लस C1, ठीक है, डी साइन का क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ से C से C कैंसिल, तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स एस अपॉन सी बराबर साइन प्लस C1। अब कांस्टेंट की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए हमें एक चीज और दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, एस और साइन एक साथ क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो देखना कंडीशन दी हुई है, सिंस एस बराबर 0 साइन बराबर 0, तो एस बराबर 0 साइन बराबर 0 यहां रखते हैं अपन, तो टेन इनवर्स 0 बराबर 0 प्लस C1, टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो यहां से C1 बराबर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ये C1 का मान आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स एस अपॉन सी बराबर साइन, यहां से टेन इनवर्स को उधर भेज दो तो एस अपॉन सी बराबर टेन साइन, तो यहां से एस बराबर मिलेगा सी टेन साइन। यही क्या है, आपकी इस कर्व की इंट्रिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि नेज समीकरण है, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको यही चीज निकालनी थी, यही क्या है आपकी इंट्रिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि नेज समीकरण है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। बस ये यहाँ पे ये चीज पता लगाने वाली थी, इसने सीधा सीधा हिंट सब कुछ दिया हुआ था। ये क्वेश्चन तो पीछे वाले की तुलना में काफी इजी है, क्योंकि इसमें तो हमें सीधा सीधा सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। वहां तो हमें फिर भी पता लगाना था कि भाई साहब इसके आधार से मतलब दूरी क्या होगी किसी पॉइंट तक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसने तो बोल दिया उस पॉइंट पे एसिलरेशन भी ये है। अब उस पॉइंट पे एसिलरेशन किसके बराबर होगा, नॉर्मल एसिलरेशन के बराबर होगा। तो नॉर्मल एसिलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो, और उसके बराबर हमें एसिलरेशन क्या दिया हुआ है, वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों को सोल्व कर दो, और हम जानते हैं जो कहा गया अपने पास, रो का मान वापस रख दो, रो बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन, ठीक है, वो मान रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, कंडीशन दी हुई है लगा दो, सब कुछ दिया हुआ था। ये तो सीधा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व, इन ए प्लेन कर्व, so that its tangential acceleration, so that its tangential acceleration is constant, and the magnitude of velocity and the magnitude of velocity and normal acceleration are in a constant ratio, are in a constant ratio, so that the intrinsic equation, so that the intrinsic equation, so that the intrinsic equation of the path intrinsic equation of the path is of the form s बराबर a साइन स्क्वायर प्लस b साइन प्लस c, where ABC are constant, where ABC
आर कांस्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो। ठीक है, ये दिया हुआ, ये कह रहा है कि एक कण एक समतल वक्र में, एक प्लेन कर्व में इस प्रकार चलता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल आपके पास, वो किसी प्लेन कर्व में इस प्रकार से चल रहा है कि इसका जो स्पर्श रेखीय त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कह रहा है कि इसका स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण और अभिलंबिक त्वरण, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सीलरेशन, दोनों का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो पथ होगा, उस पथ का जो इंटरेस्टिक इक्वेशन होगा, यानी कि नेज समीकरण होगा, वो कुछ इस फॉर्म में होगा। मतलब एक की जगह कुछ कांस्टेंट रहेगा, बी की जगह कांस्टेंट रहेगा और सी की जगह कोई कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ये आपको कह रहा है। अब सिंस देखो हमें दिया हुआ क्या है, पहले देखो एक पार्टिकल है, वो किसी प्लेन कर्व में चल रहा है और इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। सिंस हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण, वो क्या होता है अपने पास, वो होता है सर एक तो dv अपॉन dt भी होता है, एक अपने पास d2s अपॉन dt स्क्वायर भी होता है, एक अपने पास v dv अपॉन ds ये होता है। ठीक है, कौन सा काम में लूँ, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर है, कौन सा, ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, ध्यान से देख के बताओ, ये वाला लूंगा। ये वाला क्यों लूंगा, क्योंकि सर अपना जो रिलेशन है ना वो s में आना चाहिए। तो s तो इसी में दिख रहा आपको, इसमें t का कोई लेना देना ही नहीं है। t क्या है यहाँ, टाइम ही तो है, तो टाइम का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो ये दो तो काम में आएंगे नहीं, ये वाला काम में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था आते ही क्लास में कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में काम में लेना है, वो आपको क्वेश्चन की हिंट से पता चल जाएगा। हिंट में आपको कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, समय का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जिक्र हुआ है सिर्फ इस s का, तो ये वाला आप काम में लोगे। यानी कि आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन v dv अपॉन ds कैसा दिया हुआ है सर, इसको मैं लेमडा मान लेता हूं। ठीक है, लेमडा क्या है, यहां कांस्टेंट है। और साथ ही मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि स्पर्श रेखीय वेग अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी कि अभिलंबिक त्वरण। इनका अनुपात, दोनों का अनुपात कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं म्यू मान लेता हूं। ठीक है, ये दो चीज हमें दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं। ठीक है, अब यहां से देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने पास क्या होती है। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपन क्या मानते हैं, अपन v मान ले। ठीक है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है अपन उसको मान लेते हैं v। तो v अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन अपने पास होता है v स्क्वायर अपॉन रो बराबर म्यू। ठीक है, यहां से v कैंसिल, रो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रो अपॉन v बराबर म्यू। v को उधर भेज दो तो रो बराबर म्यू वी। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही चीज अपन ने लिखी है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आपको दिख रहा है ds को उधर भेज दो, तो v dv बराबर लेमडा ds कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर लेमडा s प्लस c1। अब देखो आगे 2 को इधर भेज दो, तो v स्क्वायर बराबर 2 लेमडा s प्लस, अब कांस्टेंट को तो 2 से गुणा करोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर आपने लिख दिया, नीचे दिख रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, v स्क्वायर बराबर 2 लेमडा s प्लस c1। आगे चलते हैं,
यहां से v बराबर मिलेगा √2 लेमडा s प्लस C1। ये v, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 3। ठीक है, इक्वेशन 3 से v का मान आप इक्वेशन 2 में रख दो। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज करोगे तो आपको रो बराबर मिलेगा म्यू, v का मान है √2 लेमडा s प्लस C1। ठीक है, अब सिंस रो बराबर हम जानते हैं सर होता है ds अपॉन डी साई। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ds अपॉन डी साई बराबर म्यू √2 लेमडा s प्लस C1। अब साई को उधर भेज दो, इसको इधर ले लो। ठीक है, साई को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। तो देख लो, आगे चलते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूं। इक्वेशन अपने को चाहिए s बराबर a साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी, इस फॉर्मेट में चाहिए। a और b क्या है, यहां कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। सिंस अपने पास इक्वेशन आ गई, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट की इक्वेशन आएगी। सिंस ds अपॉन डी साई बराबर हमें मिला म्यू √2 लेमडा s प्लस C1। ठीक है, साई को उधर भेज दो, इसको इधर ले लो, तो ds अपॉन √2 लेमडा s प्लस C1 बराबर म्यू डी साई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये वाला पार्ट सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ से इंटीग्रेशन करके सिर्फ वैल्यू ही पुट की है। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। अब देखो, इसका करो भाई साहब दोबारा इंटीग्रेशन। इसका दोबारा इंटीग्रेशन करो, समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो, अंदर वाला सिर्फ एक कांस्टेंट है तो इसका तो सीधा हो जाएगा। इसको आप लिख लो, ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 2 लेमडा। मैं देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देता हूं, मैं बता दूंगा किस प्रकार से होगा। नीचे इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा s प्लस C1 की पावर -1/2, तो ये -1/2 प्लस 1। और यहां से देखो, इसका जो कांस्टेंट है s के साथ का, वो आपको यहां नीचे मिल जाएगा। ठीक है, s का जो कांस्टेंट है वो आपको यहां नीचे मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा -1/2 प्लस 1, तो 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। और ऊपर कितना, मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन बचेगा लेमडा, ये -1/2 प्लस 1 तो 1/2, यानी कि लेमडा √2 लेमडा s प्लस C1। ये क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि इंटीग्रेशन आपको मिलेगा लेमडा √2 लेमडा s प्लस C1 बराबर म्यू साई प्लस C2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन आएगा लेमडा √2 लेमडा s प्लस C1 बराबर म्यू साई प्लस C2। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा s प्लस C1 बराबर ये म्यू साई प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या होगा? इसका होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा s प्लस C1 बराबर ये म्यू स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू साई C2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? लेमडा स्क्वायर को अंदर ले लो, तो लेमडा स्क्वायर को अंदर लेते हो तो लेमडा क्यूब हो जाएगा, तो 2 लेमडा क्यूब s प्लस लेमडा स्क्वायर C1 बराबर म्यू स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू साई C2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं साई स्क्वायर की टर्म तो एक जगह कर लेता हूं, साई की टर्म में एक जगह कर लेता हूं, बाकी सबको मैं एक जगह कर लेता हूं। ठीक है, ये काम मैं कर लेता हूं। तो देखो, पहले तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर का भाग दे दो। ठीक है, तो यहां तो लेमडा बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां म्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर,
यहाँ लेमडा स्क्वायर, यहाँ लेमडा स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं तो देखो इधर देखो, ये म्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा। फिर यहां से C1 को भी इधर ले लो, ठीक है। पहले आप क्या करो, C1 को भी इधर ले लो, तो C1 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 2 लेमडा का भी भाग दो, ठीक है। तो 2 लेमडा का भी भाग दे दो, तो 2 ये लेमडा क्यूब, ये 2 ये लेमडा क्यूब, ये 2 लेमडा क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आ गया, ठीक है। S बराबर ये मिल गया। अब इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह करो, साइन को एक जगह करो, बाकी सबको एक जगह करो। तो देखो S बराबर म्यू स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा क्यूब साइन स्क्वायर प्लस 2 म्यू C2 अपॉन 2 लेमडा क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, लेमडा क्यूब साइन म्यू C2 साइन अपॉन लेमडा क्यूब, फिर प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा क्यूब माइनस C1। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी पूरा क्या है, कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं। लेट A बराबर म्यू स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा क्यूब एंड B इक्वल्स टू म्यू C2 अपॉन लेमडा क्यूब अपॉन C इक्वल्स टू C2 स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा क्यूब, ठीक है। ये AB, इनकी जगह ABC रख दो, तो S बराबर A साइन स्क्वायर प्लस B साइन प्लस C, यही क्या थी आपकी उस कर्व की इंटरेस्टिंग इक्वेशन का फॉर्मेट था। इसने बोला था कि सिद्ध कीजिए कि इस कर्व का जो रास्ता होगा, पाथ होगा, पाथ का मतलब रास्ता, तो इस कर्व का जो पाथ होगा, उस पाथ की जो इंटरेस्टिंग इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट की होगी, ऐसा इस क्वेश्चन ने आपको कहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।